जब द केरला स्टोरी रिलीज हुई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक मिड बजट फिल्म इतना बड़ा पॉलिटिकल और सोशल मुद्दा बन जाएगी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से ज्यादा कमाई की थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा उसके कंटेंट और दावों को लेकर हुई थी। ट्रेलर में जो नंबर दिखाए गए थे उन पर लोगों ने सवाल उठाए, मामला कोर्ट तक पहुंच गया और सोशल मीडिया पर तो पूरा कमेंट सेक्शन वॉर जोन बन गया था। कुछ लोगों ने इसे छिपी हुई सच्चाई दिखाने वाली बोल्ड फिल्म कहा, तो कुछ लोगों ने इसे डर और डिवाइड पैदा करने वाला नैरेटिव बताया था। मजेदार बात यह रही कि जितना ज्यादा विरोध हुआ उतना ही लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, और वही क्यूरियोसिटी बाद में थिएटर की भीड़ में बदल गई। यहीं से सिनेमा और राजनीति के पुराने कनेक्शन पर फिर से फोकस जाता है, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सच ये है कि भारतीय सिनेमा कभी भी पूरी तरह न्यूट्रल नहीं रहा। 1950 के दशक में फिल्मों में समाजवाद की झलक साफ दिखती थी। 1970 के दौर में एंग्री यंग मैन वाला गुस्सा स्क्रीन पर छाया रहा। 1990 के बाद उदारीकरण आया तो फिल्मों में एनआरआई रोमांस और बड़े बड़े विदेशी लोकेशंस दिखने लगे। मतलब हर दौर की फिल्में और टाइम की वजह से पॉलिटिकल और सोशल फीलिंग दिखाई देती रही। फर्क बस इतना है कि जब कोई आइडिया हमें सूट करता है तो हम उसे रियल या बोल्ड बोल देते हैं, लेकिन वही चीज अगर हमें अनकंफर्टेबल कर दे तो तुरंत उसे प्रोपेगेंडा का टैग दे देते हैं। आज हम प्रोपेगेंडा शब्द और फिल्मों को इस कैटेगरी में डालने के पैमाने पर बात करने वाले हैं, क्योंकि या तो सारी फिल्में प्रोपेगेंडा हैं या तो कोई भी नहीं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, कहीं आपकी पसंदीदा फिल्म तो प्रोपेगेंडा नहीं है। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉ। द केरला स्टोरी के मेकर्स 3 साल बाद सीक्वल लेकर आ रहे हैं। फिल्म इस बार भारत को आने वाले सालों में एक इस्लामिक कंट्री में बदल जाने की तरफ इशारा करती है। आपने अब तक ट्रेलर भले ना देखा हो, पर सोशल मीडिया पर होने वाली फिल्म पर बहस को जरूर देख लिया होगा। A Hindu from Kerala. Tell me. फिल्म पर आम जनता से लेकर बड़े बड़े लोग जैसे अनुराग कश्यप, शशि थरूर और प्रकाश राज जैसे लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। फिल्म को प्रोपेगेंडा फैलाने का टैग मिल भी चुका है। उनका कहना है कि समाज और धर्म जैसे कॉम्प्लेक्स मुद्दों को बहुत सीधी और एक तरफा कहानी में दिखाना रिस्की हो सकता है। इससे लोगों के बीच शक और दूरी बढ़ जाती है। उनका यह भी मानना है कि जब कोई फिल्म खुद को सच्ची घटना पर बेस्ड बताती है तो उसे फैक्ट्स और जिम्मेदारी से दिखाना चाहिए, वरना गलत मैसेज फैल जाता है। प्रकाश राज ने पहले पार्ट को भी खुलकर प्रोपेगेंडा कहा था और ऐसी फिल्मों पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। ये कोई अचानक रिएक्शन नहीं है उनका, वो सिर्फ एक्टर भी नहीं है बल्कि एक एक्टिव पॉलिटिकल फेस भी है। दक्षिण भारत में राइट विंग राजनीति के खुले आलोचक भी रहे हैं वो। इसीलिए उनका विरोध सिर्फ फिल्म की कहानी पर कमेंट नहीं लगता, बल्कि उनकी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ स्टैंड भी दिखता है। जब कोई कलाकार राजनीति में एक्टिव हो जाता है तो उसकी राय सिर्फ फिल्म रिव्यू की तरह नहीं होती, वो एक पॉलिटिकल पोजीशन भी बन जाती है। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब एनिमल रिलीज हुई थी, जिसे संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया था, तब भी इंटरनेट दो हिस्सों में बट गया था। फिल्म पर वॉयलेंस, पेट्रियार्की, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और महिलाओं की इमेज को लेकर जमकर बहस हुई थी। फिर भी अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर ने इसे डायरेक्टर के विजन और सिनेमैटिक फ्रीडम के तौर पर सपोर्ट किया था, प्रेज किया था। उनके मुताबिक फिल्म एक क्रिएटर का एक्सप्रेशन है, उसे उसी नज़र से देखना चाहिए। अब यहाँ सवाल थोड़ा अजीब है लेकिन ज़रूरी है। अगर एक फिल्म में बेहद हिंसा यानी वॉयलेंस और मोरली अनकंफर्टेबल किरदार दिखाए जाते हैं तो हम उसे आर्टिस्टिक फ्रीडम कह देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिल्म अगर धर्म या राजनीति जैसे मुद्दे छू ले तो वही चीज़ अचानक प्रोपेगेंडा कैसे बन जाती है। मतलब लाइन कहाँ खींची जाए, ये बहस आज भी क्लियर नहीं है। क्या राजनीतिक विषयों पर फिल्म बनाना एजेंडा है और हिंसा या जेंडर विवाद पर फिल्म बनाना आर्टिस्टिक फ्रीडम है? ये कहाँ तय हो रहा है? या फिर हमारा एवोल्यूशन इस पर डिपेंड करता है कि फिल्म किस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में फिट बैठती है। जब द कश्मीर फाइल्स आई तो माहौल काफी गर्म हो गया। सपोर्टर्स का कहना था कि फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के पलायन की दर्दनाक कहानी को मेन स्ट्रीम में लाकर रख दिया है। वहीं आलोचकों ने आरोप लगाया कि कहानी को सिलेक्टिव तरीके से दिखाया गया और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। दोनों साइड के अपने अपने तर्क थे। एक तरफ ऐतिहासिक दर्द को सामने लाने की बात थी, दूसरी तरफ उसकी प्रस्तुति पर सवाल उठाना।
इसी तरह आर्टिकल 370 फिल्म पर भी बहस हुई थी। कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म ने एक बड़े संवैधानिक फैसले को ग्लोरीफाई किया और विरोधी नजरिए को उतनी जगह नहीं दी। सपोर्ट्स का तर्क था कि ये राष्ट्रहित में लिए गए फैसले का सिनेमाई वर्जन था। आलोचकों ने इसे सरकारी नैरेटिव के करीब बताया था। द साबरमती रिपोर्ट को लेकर भी रिलीज से पहले ही अंदेशे जताए गए कि ये एक संवेदनशील ऐतिहासिक घटना को पॉलिटिकल एंगल से दिखाएगी। वहीं धुरंधर जैसी फिल्म जो भी आई थी को भी इसी कैटेगरी में डाल दिया गया। कहा गया कि कॉम्प्लेक्स इश्यूज को आसान बनाकर एक खास नतीजे की ओर धकेला जा रहा है। यही वो जगह है जहां हमें प्रोपेगेंडा शब्द को ढंग से समझने की जरूरत है। सीधी भाषा में कहें तो प्रोपेगेंडा वो कंटेंट होता है जिसका मकसद लोगों के बीच सोच को प्लान करके प्रभावित करना है, अक्सर चुनिंदा फैक्ट्स दिखाकर। लेकिन क्या हर आइडियोलॉजी वाली फिल्म प्रोपेगेंडा होती है? अगर कोई फिल्म राष्ट्रवाद को हाईलाइट करती है तो क्या वो अपने आप एजेंडा बन जाती है? और अगर कोई फिल्म सरकार की आलोचना करती है तो क्या उसे भी उसी कैटेगरी में डालना चाहिए? यहीं पर चीजें थोड़ी सी ब्लर हो जाती हैं, क्योंकि सिनेमा खुद एक स्टोरी टेलिंग मीडियम है और हर कहानी में सिलेक्शन होता है, एडिटिंग होती है, एक खास नजरिया होता है। सवाल यह है कि हम किस नजरिए को आर्ट मानते हैं और किसे एजेंडा कह देते हैं। यंग ऑडियंस के लिए समझना बहुत जरूरी है कि फिल्में हवा में नहीं बनती, उन पर अपने टाइप की राजनीति, समाज और मार्केट तीनों का असर होता है। किसी फिल्म की बॉक्स ऑफिस सक्सेस ये भी बताती है कि लोग उसे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, यानी सपोर्ट हो या फिर विरोध, दोनों बातें। कई बार लोग फिल्म देखने इसलिए भी जाते हैं ताकि खुद तय कर सके कि हाइप सही है या नहीं है। द केरला स्टोरी की कमाई ने इसे एक चीज क्लियर कर दी थी कि कभी कभी विवाद ही सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टूल बन जाता है। जितना ज्यादा विरोध होगा उतनी ज्यादा क्रियोसिटी होगी और वही क्रियोसिटी टिकट खिड़की पर लाइन लगा देगी। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू हो जाती है जब जजमेंट फिल्म देखने से पहले ही दे दिया जाता है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के ट्रेलर क्लिप से पूरी फिल्म पर फैसला सुना दिया जाता है। उसके हिसाब से आपकी छोरी 18 साल की है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड होने लगते हैं, लोग बिना पूरा कॉन्टेक्स्ट समझे एक साइड चुन लेते हैं। सवाल यहाँ पर सीधा है, क्या ये इंटेलेक्चुअल ईमानदारी है? अगर हम सिनेमा को सीरियसली लेते हैं तो क्या पहले उसे पूरा देखना, समझना और फिर राय बनाना ज्यादा जरूरी नहीं होगा? क्योंकि यही फेयर तरीका होगा। आलोचना करना हर किसी का हक है, लेकिन अधूरी जानकारी पर की गई आलोचना कई बार सिर्फ अपने पहले से बने हुए माइंडसेट को आगे बढ़ाती है। हम यूनाइटेड नहीं है ना, इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। ये भी सच है कि कुछ फिल्में सच में बाइस्ड हो सकती हैं। डेटा कैसे दिखाया गया, घटनाओं को कैसे समझाया गया, किरदार को कैसे पेश किया गया, इन सब में सिलेक्टिव अप्रोच हो सकती है। लेकिन इसका सोल्यूशन सीधा बैन या बॉयकॉट नहीं होता। सही रास्ता है ओपन डिबेट और फैक्ट चेक। अगर किसी फिल्म के दावे गलत हैं तो उन्हें सबूत के साथ चैलेंज किया जाना चाहिए। इसी बैलेंस के लिए कोर्ट और सेंसर बोर्ड जैसे सिस्टम मौजूद हैं, ताकि आज़ादी भी रहे और जिम्मेदारी भी बनी रहे। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज का लेफ्ट लिबरल सेक्शन वही तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहा जिसकी वो सालों से राइट विंग के खिलाफ आलोचना करता आया है? जब पहले कुछ राइट विंग ग्रुप्स किसी फिल्म का बॉयकॉट करते थे तो उसे इंटॉलरेंस कहा जाता था, लेकिन अब अगर कुछ लिबरल आवाजें किसी फिल्म को रिलीज से पहले ही डेंजरस बता दें तो उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम मिल जाता है। फर्क बस आइडियोलॉजी का है, मेथड कई बार मिलता जुलता दिखता है। ये कहना सही नहीं होगा कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन बिहेवियर में कुछ समानताएं दिखें तो सवाल उठना लाजमी है। अगर हम सच में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भरोसा करते हैं तो हम उसे उन फिल्मों के लिए भी स्पेस रखना चाहिए जिनसे हम एग्री नहीं करते हैं। आलोचना जरूर हो, सख्त हो, लेकिन देखने और समझने के बाद हो, वरना हम भी उसी सर्कल में घूमते रहेंगे जहां हर असहमति को पहले ही खारिज कर दिया जाता है। आखिर में मुद्दा फिल्मों से ज्यादा हमारी सोच का है। माफ कीजिएगा अगर ये थोड़ा भाषण टाइप लग रहा हो तो, पर बात साफ है कि क्या हम हर कहानी को एक ही स्टैंडर्ड पर जज कर सकते हैं? क्या हम उस फिल्म को भी धैर्य से देख सकते हैं जिससे हम वैचारिक तौर पर सहमति ना जता पाएं? अगर हम भी वही करने लगे जिसका आरोप हम अपने विरोधियों पर लगाते हैं तो फर्क सिर्फ लेबल का ही तो रह जाएगा। तरीका वही, बस झंडा अलग। मेरी बात फिलहाल यहीं तक है। आप वीडियो के बाद एक बार फिर से केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर जरूर देखिएगा, दोबारा राय बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखिएगा और बताइएगा कि किसी फिल्म को प्रोपेगेंडा बोलने के पैमाने क्या होते हैं।
और वीडियो पसंद आया है तो बजर बट्टू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।